हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे गियर ट्रेन चैप्टर में। गियर ट्रेन चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया डियर? हमने डिस्कस कर लिया है सिंपल गियर ट्रेन और इसके बाद कंपाउंड गियर ट्रेन, और आज हम बात करने वाले एक और गियर ट्रेन की, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। और लास्ट क्लास में हमने रिवर्टेड गियर ट्रेन को भी डिस्कस किया था। तो इन तीन गियर ट्रेन को हमने डिस्कस कर लिया और साथ ही साथ हमने गियर ट्रेन के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीख ही लिया था। और आज हम बात करने चल रहे हैं एक नया टॉपिक, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो एक नई उमंग और नए जोश के साथ निकलते हैं नए शोर पे और डिस्कस करते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। तो डियर देखो, एपिसाइक्लिक क्या है? यहाँ पे एपी और साइक्लिक, इसको ब्रेक करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। एपी मींस होता है एक्सिस और साइक्लिक मींस रोटेशन। यहाँ पे जो होता है वो गियर का क्या होता है? रोटेशन होता है, गियर की एक्सिस का रोटेशन। अभी तक आपने जितने भी गियर ट्रेन पढ़ा है वहां पे ओनली गियर का अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेशन हुआ करता था। बट इस गियर ट्रेन में आपको देखो, यहाँ पे वन गियर हियर है ना, और सेकंड गियर यहाँ पे है, दो गियर है, और साथ ही साथ इस गियर में जो लगेगा एक आर्म लगेगा। यही तो इंपॉर्टेंट है इस गियर ट्रेन में कि यहाँ पे एक आर्म लगी होती है। ये आर्म ही क्या करती है? गियर जो नेक्स्ट वाला होता है उसकी एक्सिस को रोटेट करती है, इसके एक्सिस के अबाउट। ये किसके थ्रू होता है? इस आर्म। ये एक लिंक होती है, आप तो जानते ही हो, ये गियर नहीं है, ये पहले समझ लो आप। ठीक है, तो बात आपको क्या समझ में आई? एपिसाइक्लिक, चलिए इसको हम लिखते हैं एपी और साइक्लिक। जो ये वर्ड है इस पे मींस क्या है? एक्सिस रोटेशन, मींस गियर की एक्सिस का रोटेशन होगा। एक्सिस, एपी मींस एक्सिस एंड साइक्लिक मींस रोटेशन। एपी साइक्लिक, एपी साइक्लिक हम लिख लेते हैं एपी एंड साइक्लिक। साइक्लिक मींस रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन। तो एक्सिस का रोटेशन होगा। ओके डियर, वेरी गुड। तो एपिसाइक्लिक तो आप जान ही गए अब कि क्या होगा एपिसाइक्लिक में, कि गियर की एक्सिस का रोटेशन होगा। गियर तो रोटेट करेगा ही अपनी एक्सिस के अबाउट, और साथ ही साथ गियर की जो एक्सिस होगी उसका भी रोटेशन होगा नेक्स्ट वाले गियर की एक्सिस के अबाउट। अगर हम बोलना चाहें इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? अपार्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ द गियर। साथ ही साथ हम लिख लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ गियर, apart from the rotation of gear, if axis of gear is rotating with respect to some other axis, means कि जो ये वाली गियर है इसकी एक्सिस, अपार्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ गियर, गियर के रोटेशन के अलावा अलग आगे, इफ एक्सिस ऑफ गियर, गियर की एक्सिस जो होगी क्या करे? इस रोटेट हो रही हो, किसके अबाउट? विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सिस। कहने का ये मतलब कि जो ये वाला गियर है इसको तो हमने फिक्स किया है ना, यहाँ पे लिंक लगा रखा है ना। ओके, तो जो इसकी एक्सिस होगी ये कैसे रोटेट करेगी? कुछ ऐसा रोटेशन होगा यहाँ पे, है ना। ओके, तो और किसके अबाउट होगी? इस वाले गियर के एक्सिस के, और इसकी एक्सिस रोटेट करती रहेगी। ये गियर यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे आएगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई क्या? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपने डेफिनेशन इसकी देखी, अपार्ट फ्रॉम द रोटेशन ऑफ गियर, इफ एक्सिस ऑफ गियर इज रोटेटिंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सिस, then gear train is known as epicyclic gear train. Then gear train is known as epicyclic gear train. Epicyclic gear train. तो यहां पे वन गियर, इसका नेम अगर ए हो, इसका नेम बी हो। ये जो मैंने 100 टीथ लिखा है, 50 टीथ लिखा है, अभी आगे समझाऊंगा, इस पे एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। और ये क्या है? हमारा आर्म। अब बात हम करते हैं आर्म की। और साथ ही साथ आप ये भी देख लो कि एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या है, कई टाइप्स की होती हैं। इट कैन बी सिंपल एपिसाइक्लिक,
कंपाउंड एंड रिवर्टेड, तो कुछ भी हो सकता है, लिख लो आप, इट कैन बी सिंपल एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन एंड सेकेंड कंपाउंड एंड नेक्स्ट रिवर्टेड। ओके डियर, चलिए तो अब हम बात करते हैं इस आर्म की। तो ये आर्म क्या है? इट इज अ इंपॉर्टेंट लिंक, और ये किसके लिए यूज होती है? टू रोटेट एक्सिस ऑफ गियर। ए इंपॉर्टेंट लिंक which is used to rotate the axis of gear, a important link which is used to rotate the axis of gear is known as आर्म। क्या बोलते हैं डियर उसे? आर्म, और कैरियर भी बोलते हैं। अच्छा, कैरियर तो आप सुना होगा ना, आपने देखा होगा कैरियर, बहुत से व्हीकल में लिखा होता है ना, गुड्स कैरियर। तो क्या काम करता है? वो किसी चीज को ले जाने का काम करता है। तो ये आर्म क्या कर रही है? इस वाले गियर को यहां पे ले जाने का काम कर रही है ना, इसके अबाउट, तो इसे हम कैरियर भी बोल सकते हैं। ये क्या है? हमारा कैरियर। तो आर्म और कैरियर ये क्या करती है? इसको रोटेट कराती है। और ये गियर नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट अ गियर। कभी आप इसको भूल से गियर मतलब बोल देना। अगर आप गियर बोलोगे तो वहां पे लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होना चाहिए, और यहां पे लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये एक लिंक है ना, लिंक को थोड़ी ना गियर बोल देंगे हम। तो आइए हम बात करते हैं अब इस न्यूमेरिकल में, आगे चलते हैं। अच्छा, अगर मैं इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की बात करूं तो आप निकाल सकते हो क्या? आपने तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में बहुत से क्वेश्चन लगाया है, मैकेनिज्म चैप्टर में मैंने पढ़ाया है ना बहुत से आपको। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर्मूला तो पता ही होगा आपको, आई थिंक, F इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J माइनस H। तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी क्या? तो आइए निकालते हैं। यहाँ पे L कितना है? पहले आप नोट ही कर लो। L कितना है? लिंक, नंबर ऑफ लिंक 1 2 3 एंड 4। ये गियर 1 और बी गियर, और ये आर्म और ये फिक्स, तो 4 लिंक हो जाएगी क्या? ओके। और साथ ही साथ जे निकालो, नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट। नंबर ऑफ बाइनरी ज्वाइंट तो पता है ना आपको, कितने हैं यहाँ पे? 1 यहाँ पे है। ओके, ये बाइनरी ज्वाइंट है ना। और यहाँ पे कितने बाइनरी ज्वाइंट है? यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 लिंक है, मीन्स टर्नरी लिंक होगा यहाँ पे 1 2 3। टर्नरी लिंक जब भी होता है 3 लिंक है कि नहीं? यहाँ पे 1 आर्म हो गई, 1 गियर हो गई, और नेक्स्ट जो फिक्स्ड लिंक हो गई, मीन्स 3 लिंक है यहाँ पे। जब 3 लिंक है तो वहां पे हमारा बन जाएगा टर्नरी ज्वाइंट, 1 टर्नरी। और 1 टर्नरी में कितने बाइनरी होते हैं? 2 बाइनरी। 1 टर्नरी ज्वाइंट इक्वल टू 2 बाइनरी। तो 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल 3 ज्वाइंट आपके हो जाएंगे। और H है क्या? नंबर ऑफ हायर पेयर है ना। ये दोनों गियर कांटेक्ट में हो रहे हैं तो नंबर ऑफ हायर पेयर मिल रहा है 1। अरे यही तो होता है, पॉइंट कांटेक्ट हो, लाइन कांटेक्ट तो हायर पेयर ही होता है। तो आपको L भी मिल गया, J भी मिल गया, H भी मिल गया। पुटअप करो और आंसर पाओ। 3L माइनस 1 4 माइनस 1 माइनस 2J 2 इंटू 3 सबको पता है, H1 कर दो। 4 माइनस 1 3 3 3 9। ओके, 2 3 6। तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 माइनस 1 7। टोटल आपको यहाँ पे हो जाएगा 2 आंसर आएगा। 6 1 7 होता है ना। 9 माइनस 7 कितना होगा? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई आपकी? यहाँ से 2 आ गई। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई तो आपको ये पता होगा कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी आती उतने ही नंबर ऑफ इनपुट यूज होते हैं। तो इस टाइप की जो गियर ट्रेन होगी वहां पे नंबर ऑफ इनपुट कितने देने पड़ेंगे हमें? 2। एक हमें आर्म पे देने पड़ेगा और सेकंड जो देना पड़ेगा वो हमें गियर पे देना होगा। तो लिख लेते हैं हम इसको। नंबर ऑफ इनपुट
कितने होंगे, एटलीस्ट 2, नंबर ऑफ इनपुट एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2। तो ये आपने देखा यहां से कितना आ गया, L माइनस 1 4, ये सारी चीजें हो ही गई आपकी। नंबर ऑफ इनपुट एटलीस्ट 2 होने चाहिए डियर। देन अगर 2 होगा तो कंस्टेंट मोशन हमारा मिल जाएगा। देन कंस्टेंट आउटपुट, हमें यही तो चाहिए ना कि कंस्टेंट आउटपुट हमें उससे हमारा कैसा हो, कंस्टेंट ही हो। अगर हमारी इच्छा के अनुसार आउटपुट नहीं मिल रहा है तो क्या बेनिफिट है उस मैकेनिज्म का, उस सिस्टम का, कंस्टेंट मोशन, देन कंस्टेंट आउटपुट। ओके, देन कंस्टेंट आउटपुट, देन कंस्टेंट आउटपुट। तो हमने देख लिया कि सिंपल किस किस टाइप की गियर ट्रेन एपिसाइक्लिक होती हैं, सिंपल, कंपाउंड, रिवर्टेड। इसके बाद हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम भी देख ही लिया, आर में पता हो गया आपको, और गियर फर्स्ट सेकंड। तो अब आइए हम बात थोड़ा करते हैं कि अगर इस पे 100 टीथ है और इस पे 50 टीथ है तो क्या कुछ होगा। इस पे अगर 100 टीथ हो और इस पे 100 टीथ और इस पे 50 टीथ, और एज्यूम करते हैं कुछ चीजें हम, लेट अस एज्यूम क्या करना है हमें कि जो गियर ए है वो रोटेट हो रही है 200 आरपीएम से, या फिर 100 आरपीएम में आप कर दो। लेट अस एज्यूम गियर ए रोटेट्स बाई 100 आरपीएम, 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट कर रही है, 100 आरपीएम कर रही है और क्लॉकवाइज कर रही है, मींस इस डायरेक्शन में 100 आरपीएम है और क्लॉकवाइज है, और नंबर ऑफ टीथ भी यहां पे कितने हैं, 100 ही हैं। तो आइए हम गियर बी की स्पीड चेक करते हैं कितनी आनी चाहिए और कितनी आएगी। देखो जो गियर बी की स्पीड होगी वो दो बातों पर डिपेंड करेगी, एक गियर ए पे डिपेंड करेगी और सेकेंड आर में डिपेंड करेगी। चलिए लिख लेते हैं हम गियर बी। अब गियर बी पे पूरा डिस्कशन चलेगा हमारा, गियर बी पे हम बात करने वाले हैं अब। तो गियर बी में स्पीड कितनी आएगी, दो स्पीड। फर्स्ट किसके थ्रू आएगी, गियर ए की वजह से, और सेकेंड आर्म की वजह से आएगी, बाई गियर ए। गियर ए से कितनी आएगी, देखो इस पे कितने टीथ है, 100, और इस पे कितने, 50। 100 और 50 है ना, तो कितना हो रहा है, इसकी टीथ हाफ हो रही है, जस्ट हाफ हो जा रही है। आपको फार्मूला पता है ना, N1/N2 इक्वल टू T2 बाई T1। ये T1 T2 क्या है, नंबर ऑफ टीथ, और N क्या है, आरपीएम। तो T2, अगर ये T2 है और ये T1 है तो ये N1 N2 होगा ही। अब यहां पे पुटअप करो, 100 N2 हमें पता नहीं है ना, N2 निकालना है, गियर बी की स्पीड। T2 कितना है, 50, ओके, और T1 कितना है, 100। अब यहां से करो, N2 इधर लो, ये 2 हो जाएगा, तो 1/2 होगा कि नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे 100 लिख लो, इसके बाद ये जस्ट अपोजिट N2 इक्वल 200 आ गया, 200 आ गया कि नहीं, ओके। तो गियर ए की वजह से जो गियर बी की स्पीड आई वो कितनी आई, 200 आरपीएम। कितनी आ गई, 200 आरपीएम। और कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, गियर ए किधर है, क्लॉकवाइज, तो जस्ट उससे कांटेक्ट में है, तो मींस इसकी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज स्पीड होगी ना, क्योंकि कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब हम देखते हैं कि आर्म की स्पीड क्या है। आर्म की स्पीड सपोज दैट 100 है, आर्म हमारा 100 से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसका आरपीएम कितना है, 100 आरपीएम। आर्म की वजह से, और इसका 100 है, 100 आरपीएम स्पीड इसकी है, और ये क्या है, ये भी हमारी क्लॉकवाइज ही है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इसको लेते हैं इस टाइम पे हम, इसको नेक्स्ट केस में लेंगे क्लॉकवाइज, ओके। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज ही हो रहा है रोटेट। तो गियर बी की टोटल स्पीड कितनी आएगी, गियर बी की टोटल स्पीड कितनी आएगी, गियर बी की टोटल स्पीड जो हमारी आ जाएगी 300 आरपीएम। 200 प्लस 100 दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐड हो जाएंगे 300 आरपीएम, ओके, 300 आरपीएम। और किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज,
ये बात आपको समझ में आई। इस बार हम फिर से स्पीड आर्म की चेंज करते हैं, ओनली आर्म की करेंगे, आर्म की चेंज करेंगे, गियर ए की तो उतनी ही रहेगी उसमें, क्योंकि हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है। इस बार आर्म की जो स्पीड है वो 100 ना होके 200 लेते हैं हम। कितना लेते हैं? 200, और क्लॉकवाइज लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी स्पीड इसकी? तो इस बार हमारी जो स्पीड आएगी गियर बी की वो कितनी आएगी? देखो गियर ए की वजह से 200 है और आर्म की वजह से कितना है? 2, और कैसे है? क्लॉकवाइज, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा आंसर। आंसर 0 इस बार मीन्स गियर बी में कोई रोटेशन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे फिर से, एक और केस लेंगे। आर्म की स्पीड इस बार हम रखेंगे 300 आरपीएम, 300 आरपीएम, और लेते हैं हम क्लॉकवाइज ही। इस बार देखते हैं कितनी आती है स्पीड। ये 300 आरपीएम है, गियर बी की स्पीड भी इतनी हो रही है आर्म की वजह से, और गियर ए कितना है हमारा? 200, और ये किधर है? एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, मीन्स टोटल कितना आएगा? 100, वो भी क्लॉकवाइज आएगा। 100 आरपीएम क्लॉकवाइज। तो इस बार जो हमारी गियर बी की स्पीड आएगी वो 100 आरपीएम आएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने 3 केसेस दिखा। एक बार हमने आर्म की स्पीड 100 आरपीएम लिया, सेकेंड टाइम हमने लिया 200 वो क्लॉकवाइज, और लास्ट टाइम मैंने लिया 300 आरपीएम और किधर लिया? क्लॉकवाइज। तो 3 केसेस है, और गियर ए की स्पीड तो हमने पहले ही सपोज कर लिया था 100 आरपीएम होगी। तो गियर ए की वजह से गियर बी की जो स्पीड आई वो कितनी आई? 200 आरपीएम। कैसे आई? आपने यहां से देखा, क्योंकि उसकी टीथ, नंबर ऑफ टीथ हाफ हो गए। जब नंबर ऑफ टीथ हाफ हो जाएंगे तो स्पीड जस्ट डबल हो जाएगी। ये तो देखने से भी आपको समझ में आ रहा होगा ना, कोई चीज अगर छोटी है और बड़े के द्वारा पावर उसको मिल रहा है तो स्पीड तो बढ़ी जाएगी उसकी। ओके, और यहाँ पे आर्म की स्पीड फर्स्ट टाइम में हमने क्या लिया था? 100 आरपीएम लिया था ना, और किधर? एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएंगे। सेकंड टाइम के आर की स्पीड 200, तो गियर बी की स्पीड कितनी आई? 200, क्लॉकवाइज थी, दोनों क्लॉकवाइज, क्लॉक एंटी और ये क्लॉकवाइज, माइनस हो जाएंगे 0। ओके, और लास्ट टाइम की फिर क्या आया? आर्म की स्पीड लिया हमने 300 आरपीएम, किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। तो ये 300 और ये 200, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज, तो दोनों हो जाएंगे माइनस, कितने आएंगे? 100 आरपीएम, वो भी क्लॉकवाइज। तो हमने इस तरह से केसेस को देख ही लिया है। तो हमें क्या क्या चीजें समझ में आ गई डियर? हमने देखा एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में क्या होती है इसकी डिफिनेशन, इसके बाद वो कैसा दिखता है, उसमें आर्म होते हैं, गियर ए होता है और गियर बी, और भी केसेस बन सकते हैं, बट हमने एक सिंपल आपको लेके समझाया। इसके बाद फिर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हमने बात की। इसके बाद फिर हमने बात किया कि अगर इसकी स्पीड चेंज हो रही हो तो क्या होगा, स्पीड उसकी अगर हो रही है चेंज तो क्या होगा। अब हम आइए एक क्वेश्चन देखते हैं एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का क्वेश्चन हम लेते हैं, इसके बाद चीजें आपको समझ आएंगी। और एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक ही क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखो जो क्वेश्चन लगवाने जा रहा हूं वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, उससे केवल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में आपको लिखने क्वेश्चन नहीं आता है, बट उससे छोटे छोटे पॉइंट्स जो निकलेंगे ना वो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम क्वेश्चन लेते हैं पहले, इसके बाद तब आपको चीजें समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन पहले हम ले ही लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन पे सारा डिस्कशन चलेगा हमारा। क्वेश्चन इसको आप लिख ही लो, केवल आपको फिगर बनाना है। एक स्मॉल गियर, और गियर ए और गियर बी क्या है? कंपाउंड है। ओके, इसके बाद फिर एक गियर और लगा हुआ है, वो कंपाउंड नहीं है, केवल ए और बी, देखो मैंने लिख भी रखा है ए बी कंपाउंड, ये कंपाउंड गियर है। ए और बी एक ही शाफ्ट पे हैं, एक ही एक्सिस पे हमारी फिक्स है, ए बी दोनों एक शाफ्ट पे हैं, तो ये कंपाउंड हो गया। इसके बाद एक गियर सी है, फिर एक बाहर में डी है, और ए और सी के बीच में एक छोटा गियर लगा है जो कि वो है हमारा ई। बी और डी के बीच में एक गियर और छोटा सा लगा है, वो क्या है? एफ। और सारे गियर जो है कनेक्टेड है एक आर्म के थ्रू। किसके थ्रू डियर? आर्म के थ्रू। ये आर्म मैंने ये लिखा रखा है, इधर बना रखा है, और इसको मैंने फिक्स किया है ए वाले पॉइंट पे। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं क्या? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई है। टी ए, नंबर ऑफ टीथ इन ए वाले गियर का नंबर ऑफ टीथ कितना है? 20, और बी का कितना है? 30।
ई और एफ दोनों सेम साइज के हैं, उसका है 10। देखो देखने में तो आपको ए का भी सेम लग रहा होगा, बट सेम है नहीं, उसमें नंबर ऑफ टीथ 20 है। ओके, और ए और बी कितना है, कंपाउंड है। गियर डी, एक ये पॉइंट भी दिया हुआ है गियर डी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन तो सॉल्व होगा। ये क्या बोल रखा है, गियर डी जो है वो फिक्स करता है। क्वेश्चन ने बोला है कि गियर डी फिक्स है और आर्म की जो स्पीड है वो 100 आरपीएम है, और कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। और इन्होंने कहा कि ऑल गियर हैव सेम मॉड्यूल, जितने भी गियर हैं सबके मॉड्यूल कैसे, सेम है। मीन्स अगर एम है तो सारा का एम ही है, कुछ भी दिया हो जो भी दिया होगा उससे हमें मतलब नहीं है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है आरपीएम किसका, सारे गियर का, आरपीएम ऑफ ऑल गियर, आरपीएम ऑफ ऑल गियर। देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले आपको करना क्या होता है, टेबल एक बनाना होता है, बट केवल आपको समझना है, कुछ और करना है नहीं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आते यहां से, केवल छोटे छोटे पॉइंट्स आपको वहां से निकाल लेना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। एक बार टेबल बना रहा हूं, साथ साथ आप भी ड्रॉ करते रहना, उसमें सारी चीजें जितने भी गियर हैं सबको दिखाया जाएगा। टेबल आप ड्रॉ करते रहो साथ साथ। फर्स्ट वाले में लिखना मोशन, मोशन। सेकेंड में आपको लिखना है आर्म, सेकेंड में आपको आर्म, आर्म की बात होगी। नेक्स्ट में लिखना है ए ऑब्लिक बी, मीन्स क्योंकि ए बी दोनों कंपाउंड है ना, इसलिए दोनों को एक साथ किया मैंने। फिर नेक्स्ट वाले में ए बी के बाद फिर आ जाना आप ई पे, ई वाला गियर। फिर ई के बाद फिर जाएंगे हम सी पे, फिर इसके बाद हम जाएंगे सी के बाद फिर जाना एफ पे, किस पे जाना है हमें, एफ पे, और लास्ट में हम जाएंगे गियर डी। ओके, चलिए, और इनके नंबर ऑफ टीथ जितने दिए हैं उसको सब नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए बी कितना है, ए पे 20 है, बी पे 30 है, तो यहाँ पे 20 कर दो इस तरफ और यहाँ पे 30 कर दो। ई एफ का दिया है क्या, दिया है 10 और 10, ये क्या है, नंबर ऑफ टीथ। सी और डी हमें नहीं दिया है, चलो इसको निकालने को हम कोशिश करते हैं, सी और डी के। आप ये बताओ, मैंने लास्ट क्लास में चीजें कुछ आपको बताई थी कि अगर मॉड्यूल सेम हो, मॉड्यूल सेम दिया हो, तो आपको मैंने बताया कि रेडियस को ऐड करने से डायरेक्ट नंबर ऑफ टीथ के फॉर्म में हम निकाल सकते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये क्या है, ए, अगर मैं इसको लिखूं टी ए प्लस ये क्या है, ई, इसको हम डायरेक्ट 2e लिख सकते हैं, 2te इक्वल टू टी सी आएगा क्या, देखो और बताओ। दिस इज दिस, अगर रेडियस के फॉर्म में तुम डायरेक्ट लिखो आर ए प्लस 2 RE, अरे डाया ले लो, फिर आरसी का रेडियस आ जाएगा क्या, सी वाले का, जो सी वाला गियर है हमारा, इसका रेडियस, अरे सारा यहीं से काउंट करोगे, सेंटर तो यहीं पे है ना, सब कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक तो पता है ना। ओके, तब क्या प्रॉब्लम है, ये है आपका यहां से, तो इसका रेडियस लिया ए और फिर पूरा ई, तो ये 2RE हो गया, एंड दिस RA, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको RC मिल जाएगा ना, सी का रेडियस मिल जाएगा ना, तो बस वही किया। और आपको बताया कि R का जो होता है फॉर्मूला MT/2 होता है ना, लास्ट लेक्चर में बताया गया, क्या होता है, R इक्वल टू MT/2, ये कहां से आया, मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है ना D/T, D को कर दो 2R उधर गया, T इधर गया, तो आ गया, यहीं से हमने R किया। इसके बाद जब सारा प्रोडक्ट करेंगे, और क्वेश्चन में बोला गया ऑल गियर हैव सेम मॉड्यूल, सेम मॉड्यूल बोला गया है, तो जब M सेम है और 2 सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा केवल क्या, नंबर ऑफ टीथ। जब नंबर ऑफ टीथ तो वही तो आ गया यहाँ पे, देखो सेम हो गया ना, TA प्लस 2TE इक्वल टू TC, यही बोल रहा था। अब TA आपको पता है कितना है, 20, और TE भी पता है कितना, 10, तो आपको TC निकल नहीं जाएगा, कितना आ जाएगा TC, 2 10 20 40 आ गया TC।
TC40 आ गया, ओके। अब यहां पे आप लिख लो C40। ऐसे ही हम D की बात करते हैं, आइए देखते हैं D में कुछ निकल सकता है क्या। D, फिर यहां पे देखो D के फॉर्म में अब हम बात करेंगे F की। F और B, आप लो TB प्लस नंबर ऑफ टीथ ऑफ B टू TF इक्वल टू TD आ जाएगा ना। चलो TF दिया है, TB दिया है 30 प्लस 2 10, TD अब निकल जाएगा आपको। TD इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो आपका T3 पता है, TD पता है, और जितने भी गियर दिए सबके टीथ निकल आए हैं। और हमें निकालना केवल क्या है, आरपीएम। क्या निकालना डियर, आरपीएम। देखो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, जो यहां पे आर में दिया है उसको हम फिक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, फिक्स, मींस वो चलेगा नहीं इस बार। और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, उसको फ्री कर देंगे। एक बार फिक्स करेंगे और सेकंड टाइम फ्री कर देंगे। आर्म इज फिक्स्ड, आर्म इज फिक्स्ड, आर्म को हम कर दिया हमने फिक्स। जब हमारा आर्म हो गया फिक्स तो क्या होगा, और आर्म को फिक्स किया और साथ ही साथ जो गियर ए है वो रोटेट हो रहा है एक्स। सपोज करते हैं एक्स, गियर ए रोटेट बाई एक्स आरपीएम, क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज होगा। और देखना क्वेश्चन में यहां पे आर्म को दिया है वो एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो हम नेगेटिव लगा देंगे। तो और अब यहां पे आर्म की स्पीड कितनी आएगी, 0, क्योंकि हमने बोला आर्म इज फिक्स्ड फर्स्ट केस में। और ए का कितना बताया हमने, एक्स, तो प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो माइनस लगाया करेंगे हम। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या। तो जो स्पीड ए की होगी वही बी की भी होगी, पता है ना क्यों, क्योंकि कंपाउंड गियर है। अब बात हम करते हैं ई की, किसके डियर, ई की। आओ हम देखते हैं ई की बात अब करने चल रहे हैं। अब जब हम बात करेंगे ई वाले गियर की, तो आपको पता है कि इसका आरपीएम कैसे निकलता है। अभी सेम फॉर्मूला लिखा N1/N2, तो वही T1 T2 कर देंगे। तो हमको निकालना किसका, ई का। ई कहां पे है, ये यहां पे है, चलो निकालते हैं। और ए यहां पे ए है ना, ओके, ई का निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है कि TNE कर दो, NE/NA करोगे और NA चला जाएगा उस साइड इक्वल के, तो वहां पे, और ए का कितना है, x, तो माइनस एक्स होगा कि नहीं, माइनस एक्स हो जाएगा। NE/NA, NA चला गया उस तरफ। और TA कितना है TA, देख के बताओ, 20 है ना, ओके, 20/TE 10। बात समझ में कुछ आई कि नहीं आपको, कहां से मैंने किया, मैंने लिखा फॉर्मूला आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, NE/NA इक्वल टू TA/TE। यही चीजें मैंने की। NE रहने दिया, NE तो हमको इसी का आरपीएम निकालना था ना, ओके। और NA को मैंने लिख चला गया उस तरफ, तो NA मीन्स आरपीएम ऑफ ए कितना आया है, x। और जब उस तरफ जाएगा तो x है, ये माइनस कहां से है बता रहा हूं अभी कहां से। और ये TA कितना है, नंबर ऑफ टीथ इन ए में 20 है, कर दिया। और फिर TE नंबर ऑफ टीथ कितना, 10 आ गया, वेरी गुड। बात मैं बताता हूं कि माइनस कहां से है। देखो ये क्या है, जो ए है हमारा क्लॉकवाइज हमने सपोज किया है ना, लेट किया है ना, x क्लॉकवाइज है। तो जो E है, ए से ई कनेक्टेड, अगर ए चलेगा इस तरफ क्लॉकवाइज तो ई चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये इसलिए माइनस लग गया। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सी की, तो ई से कनेक्टेड है सी, तो हो ही जाएगा ये भी। चलो इसको भी निकालते हैं डायरेक्ट, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, आपको आएगा ना। सी की स्पीड आएगी ई के थ्रू, तो जो ई की स्पीड रहेगी उसको पहले आप लिख ही लो, जो ई की स्पीड रहेगी उसको आप लिख दो 20/10, ये हमारी होगी ई की स्पीड, ओके। अब हमें क्या करना है, ई जिसका स्पीड लिखो उसके नंबर ऑफ टीथ लगा दो, और उसी का नंबर ऑफ टीथ लगा दो
और क्या करना है हमें, चलो हम नीचे लिखते हैं इसको, इसी में नीचे लिख लेंगे ब्रैकेट बना के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम सी की, ई किसका था, ई की आरपीएम था ना, तो इसका टीथ लिखो, कितना टीथ है 10, और सी का कितना है 40, आ गया क्या, चलिए 40 आ गया, 10/40 ये चीजें होंगी। अब हम निकालेंगे, बात करेंगे एफ की। एफ कहां पे है, यहां पे है। एफ का हमें क्या निकालना है, आरपीएम। एफ किससे कनेक्टेड है, बी से, हम बी की बात करेंगे। अब देखो फिर से आ जाओ, एक्स वाला है और एक्स क्या है, क्लॉकवाइज, एफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस लगा दो आप, और ये एक्स आ जाएगा। बी की स्पीड देखना है हमें, बी की स्पीड कितनी है, एक्स, क्लॉकवाइज लगा दिया। हमें एनएफ निकालना है, आरपीएम ऑफ एफ, एनएफ अपॉन एनबी, एनबी गया उस तरफ। अब इसी का टीथ लिखो, बी का, बी का टीथ कितना है देख के बताओ, 30। अब एफ की टीथ 10, ये चीजें आपको मिल गई क्या, ओके, ये मिल गया तो कुछ नहीं है। अब हमें डी निकालना है, जब एफ आ गया तो डी आ जाएगा। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, प्लस मतलब कोई नहीं, माइनस कहां आएगा ही। एक्स 10/30 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें डी की स्पीड एफ से ही तो आएगी। अगर एफ की जो स्पीड है, अरे एन डी बाई एन एफ होगा, एन एफ होगा ना, एन एफ गया उस तरफ इक्वल के, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, टीथ, टीथ किसके, जिसका लिखिए स्पीड, पहले उसका टीथ लिख लो, किसका, एफ का 10 है, ओके। डी का कितना है टीथ, डी देखो दिया होगा या फिर निकला यहाँ 50 यहाँ लिख लो। ये चीजें आपको समझ में आई क्या कुछ। अब इसको केवल सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। और लेते हैं सेकंड केस, आर्म इज फ्री, आर्म इज फ्री, ओके, और इसकी स्पीड कितनी है इस बार, वाई है। अब कुछ भी नहीं करना, जितना आया सब में वाई ऐड कर दो, सारे केसेस में वाई कर दो ऐड। यहां पे हो जाएगा y प्लस एक्स, वाई प्लस एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, -2x आएगा। ये कितना हो जाएगा, y -2x, ये कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको भी करते हैं हम सॉल्व। ये है हमारा -10/40, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20 और 40 कितना होगा, 2, x/2 आया, ओके। ये कितना हो जाएगा, -3x, और कुछ तो नहीं होगा, नहीं होगा और कुछ भी। 1 मिनट, ये 40 नीचे है ना, हाँ ठीक है, 20 इतना कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे होगा 2, ठीक है, ये चीजें सही हैं। अब यहाँ पे फिर आया मैं, ax हुआ, ये क्या हुआ, 10 से 10 कैंसिल, 30, 3/5 होगा, ओके। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फिर से लिखते हैं हम, ये होगा हमारा 3/5, तो -3x/5, सारे में कर दो y ऐड, y -x/2 -3x, साथ में लगा दो भाई y -3x, y -3x/5। ये बात आपको समझ में आ गई क्या, चलिए अब आगे चलते हैं। अब केवल एक स्टेप बचा हुआ, आपका सॉल्व हो जाएगा तुरंत। ये चीजें हो गई है ना, हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में देखो कुछ चीजें दी हुई थी, गियर, हमें ये सारा काम हो गया है, ये भी काम हो गया है, इसका भी यूज हो चुका है, ये भी यूज हो चुका है, हमें निकालना है आरपीएम। और देखो डी पॉइंट को दिया था फिक्स, मींस जो गियर डी है उसकी स्पीड को कर दो 0, कितना आया था स्पीड, y -3x/5 इक्वल टू कर दो आप 0, कितना करो डियर, 0 कर दिया हमने। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। और आपको आरपीएम जो है देखो दे रखा है 100, y इक्वल टू 100 आरपीएम दे रखा है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, इतना दे रखा है क्या, वेरी गुड। जब ये दे रखा है तो y इसमें पुटअप करो, x भी फाइंड आउट हो जाएगा। अब तो निकाल लोगे ना, वेरी गुड, चाहो तो निकाल लो यहीं पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां से भी आप निकाल ही सकते हो। ये तो फाइंड आउट हो ही गया है, यहां से आप रखो, इस तरफ जाएगा इधर -3x/5, ये -100 यहां पे होगा, इधर जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, x इक्वल टू 500
यहाँ माइनस लग जाएगा अपॉन 3, इतने आरपीएम ये होगा और इतना आरपीएम ये होगा। माइनस मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई ना माइनस से। अब जहां जहां जिस जिस गियर की तुमको निकालनी है सारा इसमें पुटअप करते जाओ और निकाल लो। देखो क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा, कुछ आपको केवल कॉन्सेप्ट से क्लियर करने के लिए समझाया गया कि आर्मी का क्या रोल होता है, कंपाउंड गियर है तो क्या रोल होगा। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ लिया कि कंपाउंड ए और बी है दो गियर, इसकी स्पीड कंपाउंड दिया है, अगर गियर ए की स्पीड इतनी है तो गियर बी की कितनी होगी, ऐसे पूछ लिया कुछ भी तो आप बता ही लोगे इन चीजों को। चलिए हम इस क्लास को आज यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें अभी हमें डिस्कस करना है प्लेनेटरी गियर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं भी फिनिश करते हैं। तब तक के लिए आप लोग करते रहना है कांस्टेंट स्टडी और हैप्पी रहना। खुशी रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप अगर हैप्पी रहते हो ना तो अपने आप माइंड आपका शार्प होता है। तो माइंड को शार्प रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उमंग और नए जोश के साथ, सेम टाइम सेम प्लेस। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।